आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है। अगर कुछ डाउट है अशोक जी तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। अशोक जी क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि और लोग जुड़ जाएं। अशोक जी अपना क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग जुड़ जाएं। अमन कुमार जी आप पूछ रहे हैं एसआई मेंस कब होगा। खबर आ रही है कि मेंस का एग्जाम सितंबर में हो सकता है। सितंबर में हो सकता है। अशोक जी पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर एसआई एग्जाम। पीटी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं अगर पीटी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं अशोक जी, तो पीटी का सिलेबस आपके आपने देखा होगा वेबसाइट से डाउनलोड करके आयोग के। सीधा सा है, उसमें एमसीक्यू है जो 4 है। उसमें ज़्यादातर पीटी में क्या है कि करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। टोटल 100 प्रश्नों का आपके पास सेट होता है, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से और 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपका आ गया प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 15 से 18 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। 2-4 प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक होते हैं। और मैथ सिलेबस में है नहीं, लेकिन एग्जामिनर्स 2-4 मैथ्स भी डाल देते हैं। और एक सबसे मेजर पार्ट है वो इंडियन पॉलिटी का। तो इंडियन पॉलिटी से 12 क्वेश्चन पूछे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक है एक मेरी, अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंडियन पॉलिटी के सारे प्रश्न इसमें से कवर हो जाएंगे। और जहां तक आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि एग्जाम होने से 22 दिसंबर से कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स के एक वीडियो डाले थे, जिसमें स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया था अपने स्टूडेंट्स को। और वो सेम टू सेम
आप मैंने तो काउंट भी नहीं किया एग्जैक्ट कि कितने प्रश्न उसमें से आ गए थे, और बहुत सारे मीन्स 80% करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं, ये सिर्फ एक अनुभव का तरीका है कि आपने क्वेश्चन सेटर के माइंड को अगर आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो आप क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। आपको उन सेटर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन लीक करते हैं। आप अपने हार्डवर्क पर डिपेंड कीजिए और एक सही गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अमन कुमार जी पूछ रहे हैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वो मेंस के लिए भी हैं और पीटी के लिए भी है। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ आपने अगर सारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें से आपको मेरा नंबर मिल गया होगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। बहुत लोग अभी अब्सेंट है क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा हुआ है। देखिए, आप पूछ रहे हैं इन्फोर्समेंट एसआई का एग्जाम कब होगा। अशोक जी, एक्चुअली कोरोना के वजह से बोर्ड को भी एग्जाम्स को कंडक्ट करने में ना दिक्कत आ रही है, जिसके वजह से डेट वो बढ़ाया जा रहा है। तो एग्जैक्ट डेट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ। डेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सलाह देता हूँ कि आप अपनी तैयारी को पूरी स्पीड से आप करते रहें। किसी तरह की कोई उसमें ढिलाई ना बरते, क्योंकि जैसे ही बोर्ड को मौका मिलेगा, यानी स्कूलों की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है कि लॉकडाउन आ जा रहा है। वो सितंबर तक तो लॉकडाउन ही चला रहे। अब उसमें वो कोरोना का जो ये है फैलाव है, उसको वो देखते हैं। अब उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करना होता है। वो जैसे दरोगा का मैंने बोल दिया कि सितंबर तक का वो होगा। अभी वो लॉकडाउन का ये चल रहा है। अब लॉकडाउन होगा तो सितंबर में कैसे कंडक्ट करेगा। लेकिन जो जैसा न्यूज आता है वो मैंने उन्होंने इंसिस्ट किया तो बोल दिया मैंने। लेकिन ये कोरोना की वजह से एग्जैक्ट डेट बोलना सही नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें श्योर है कि आपको तैयार रहना है, ठीक उस जंग की तरह कि किसी भी वक्त हमें जंग के मैदान में कूदना है। अभी मैं और आपको बहुत चीजें बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये लोग जुड़े नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं अभी। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो सब लोग जुड़ जाए और फिर मैं एक कंप्लीट सेशन आपको दे सकूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बताइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए
पर्वतारोही किस स्थान से चढ़ना प्रारंभ करते हैं? हिंट में मैं आपको बता देता हूँ, वो जगह है आपका नेपाल में स्थित है। उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट पे पर्वतारोही किस जगह से पर्वतारोहण प्रारंभ करते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। आंसर है आपका नामची बाजार। नामची बाजार एक जगह है जहां से पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। तब तक मैं एक सेट का डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे प्रैक्टिस सेट वन में आप लोगों को दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो ये आप मान के चलिए कि मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, या तो वो पीटी हो या वो मेंस हो। तो मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, जिसमें 12 से अनुच्छेद 12 से 36 तक, और उसमें जो 5 प्रकार के रीट हैं, जिसमें उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी करती है, 5 प्रकार के: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। 5 हो गए। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें पूछ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 21। ये डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करके अनुच्छेद 21 में स्थान दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल परमादेश मैंडेमस का विदेशी स्रोत क्या है? मैंडेमस परमादेश कहाँ से लिया गया है? ऐसे आप पढ़ते हैं जनरल बुक्स में, आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, सब चीजें पूछी जाती है। लेकिन ये मैंडेमस जो है वो आपको जनरली नहीं मिलेगा, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ, कि आप जब वन लाइनर पढ़ते हैं, वन लाइनर पढ़िए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसके पहले कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ना जरूरी है। पहले कंसेप्ट को पढ़ने हैं। कंसेप्ट पढ़ने के लिए कंसेप्ट बिल्ड होगा तब वन लाइनर को पढ़ेंगे। सीधा वन लाइनर पढ़ेंगे तो आपका जैसे कंसेप्ट बनेगा ही नहीं, उससे आप क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे। आप मोर देन 80% आपको स्कोर करने होंगे जब अपने आप को सिक्योर करना है। तो सुरक्षित करने के लिए पहले कंसेप्ट, उसके बाद वन लाइनर। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पिक्चर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, सारा पैसों का खेल है। कर क्या रहे हैं? कंसेप्ट नहीं दे रहे हैं। बच्चों को भी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दे रहे हैं, उसको फिर वो बता दे रहे हैं। सिर कहाँ पैर कहाँ, कंसेप्ट का पता नहीं।
तो किसी भी चीज को कंसेप्ट के रूप में जब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, कंसेप्चुअल बात करते हैं तो कंसेप्ट पे हम पढ़ते हैं। सबसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र से, लेकिन वो ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं। वो तुक्का लगाते हैं, 5 में से एक भी ठीक हो गया तो भगवान की मर्जी। लेकिन अगर इसको कंसेप्चुअल पढ़ा जाए तो वो 5 का 5 भी सही हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। और फिर कॉमन चीजों को तो सारे सही करेंगे, जो कॉमन क्वेश्चंस है। जो अनकॉमन है वहीं आप लीड कर सकते हैं, उसको अगर आपने करेक्ट कर दिया तो कॉमन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो अनकॉमन है उसको भी फोकस करना है, क्योंकि जो लीड करेगा वही सिलेक्ट होगा, जो रेस में आगे होगा वही सिलेक्ट होगा। तो मैं पहले आज अर्थशास्त्र पे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। आपको पसंद आए बात तो आप बोलना, ठीक है। देखिए, आपने वन लाइनर में पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है जी। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन ये वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो पुस्तक का कंप्लीट नाम नहीं है। पुस्तक का कंप्लीट नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब अर्थशास्त्र को पढ़ते कैसे हैं? तो अर्थशास्त्र को पढ़ने का जो क्रम होता है वो देखिए। कोई भी वस्तु है, वस्तु का पहले क्या होगा? उत्पादन होगा। उत्पादन करने के बाद उसका वितरण होगा। वितरण के बाद उसका विनिमय होगा। विनिमय के बाद उसका उपभोग होगा। मुख्यतः इन्हीं 4 चीजों का हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं मैं, अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़े अंतर है दोनों में। तो पहले क्या होगा? किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा। किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा। सपोज मान लेते हैं किसान गेहूं का उत्पादन करता है, उसके बाद वो गेहूं मंडी में जाएगा, उसका वितरण होगा, उसके बाद उसका विनिमय होगा। विनिमय, एक्सचेंज, खरीद फरोख्त। उसके बाद आपका क्या होगा? उपभोग होगा। जो कंज्यूमर है उनके पास गया और कंज्यूमर उसको फिर अपने घर ला करके उसे पिसवाएंगे और अलग अलग तरीके से उसे उपभोग करेंगे रोटी के रूप में। तो ये मेन 4 चीजें होती है सैद्धांतिक रूप से। और उपभोग को फिर वो डिटेल में पढ़ते हैं। उसी में आगे आपको जनरल स्टडी के पर्पज में पढ़ना होता है एंजल्स का उपभोग नियम। एंजल्स का उपभोग नियम, उसमें क्या होता है कि भोजन पर किए जाने वाले व्यय के अनुपात में क्रमशः कमी होती जाती है। एंजल्स का नियम क्या बोलता है कि भोजन पर किए जाने, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, भोजन का पे जो एक्सपेंडिचर है, सपोज ऐसे मानिए आप कि अगर आप आज के डेट में 5,000 रुपया का आपकी अर्निंग्स है,
5,000 अगर आप कमा रहे हैं तो मार्केट में अगर आप घर में 4 लोग हैं, घर में अगर आप 4 लोग हैं तो जब आप राशन खरीदने जाएंगे तो राशन के लिए आपको मिनिमम मान लिया 2,000 लगा, तो 5,000 का 2,000 कितना परसेंट हो गया? अगर सीधा सीधा ले लेते हैं, मान लेते सपोज 2,500 खर्च कर दिया तो 50% आपने खर्च कर दिए। ठीक है, जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है यानी आपकी सैलरी हो गई 10,000, राशन तो ज्यादा आप खाएंगे नहीं ना। राशन सपोज कुछ ज्यादा आपने बादाम खाना शुरू कर दिया, काजू खाना शुरू कर दिया, तो राशन खरीदने की जो कीमत है वो 5,000 तक नहीं पहुंचेगी, वो 2,500 से बहुत बढ़ेगी तो 4,000 तक जाएगी। तो हमें 50% से लोअर ही जाएगी, जैसे जैसे इनकम जाएगी उसका परसेंटेज नीचे चला जाएगा। यही जो है एंजल्स का उपभोग नियम बताता है। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ते आपका मांग। मांग का नियम क्या है? मांग क्या है? डिमांड डिमांड एंड सप्लाई रूल। डिमांड एंड सप्लाई में अगर प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है, घर में कुछ अच्छा चीज बना हो और खाने वाले लोग 4 है, 4 मेंबर मान लिया, अच्छा चीज हो तो ज्यादा थोड़ा खाते हैं ना, तो डिमांड बढ़ जाती है। और जो अच्छा चीज होता है वो ज्यादा तो बनता नहीं, चावल की तरह पूरा सा थोड़े बनते हैं। तो ठीक इसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई का रूल ये करता है। उसमें कुछ चीजें जो है वो आपको फैक्टर के रूप में ये करती है, उसको प्रभावित करती है। अगर मान लेते हैं बहुत ज्यादा जहाँ पे बाढ़ हो गए, बाढ़ के क्षेत्र में, तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन कम होगा, खाने वाले व्यक्ति तो उतने ही रहे, तो डिमांड बढ़ गया। डिमांड जब बढ़ गया, अनाज हुए नहीं, उससे क्या इफेक्ट होगा? महंगाई बढ़ जाएगी उस क्षेत्र में, फिर दूसरे जोन से उसकी सप्लाई की जाएगी उन अनाजों की। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने वन राशन वन कार्ड का जो स्कीम चलाया हुआ है, अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ऑल इंडिया ओवर पे नहीं हुआ है। ये गरीबों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जो बाहर शहरों में जा करके मजदूरी करके खाते हैं, कमाते हैं। इस तरह से हर चीजों का एक चेन बना हुआ है, जिससे आप सिलसिलेवार ढंग से आप पढ़ेंगे कंसेप्चुअल तरीके से, तो आपको ज्यादा बेटर होगा। और वन लाइन में सीधा आपसे पूछ लिया, जैसे एक प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। कैसे भाई? एक्चुअली ये जेबी से का एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है अगर आपको पता नहीं हो तो फिर कैसे समझेंगे? उपयोगिता क्या है? उपभोग का अर्थ क्या है? किसी भी चीज को उपभोग करते हैं। उपभोग का अर्थ है उपयोगिता को नष्ट कर देना।
जैसे अगर आपने रोटी खाया, उसका उपभोग किया, कंज्यूम किया, उससे एनर्जी आपके अंदर गई, आपके बॉडी को एनर्जी मिली। अंततः क्या हुआ, वो कंज्यूम हो गया, वो उसकी जो यूटिलिटी है वो नष्ट हो गई। माल्थस है इसमें आपका आगे। माल्थस बोलते हैं कि किसी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, और जनसंख्या जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं बढ़ती है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, प्रोग्रेशन श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। एपी, जीपी और एचपी बोलते हैं उसे। ये सब चीजें हैं इसमें। मार्केट लॉ, बाजार लॉ का प्रतिपादक कौन सा है, ये सब चीजें हैं इसमें। तो ज्यादातर चीजें जो पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसमें जब आप थोड़ी कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं और पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बार एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है और आएगा ही आएगा। वो है आपका, रामसर अधिवेशन का संबंध किससे है। रामसर अधिवेशन, आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। रामसर अधिवेशन, रामसर जो है ईरान में एक जगह है, उसका नाम है। इसका संबंध जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। रामसर अधिवेशन का संबंध आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। पर्यावरण से रिलेटेड ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में बोला, भूगोल से 15 से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, और भूगोल का जो प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक जोन है, उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, ओजोन का क्षरण, तो रामसर अधिवेशन का संबंध जो है वो आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से है। अब एक प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, यानी जो प्रैक्टिस कहा जाता है। ऑप्शन है, स्पेन का गृह युद्ध 1936 से 39, जर्मनी का
सुदेनलैंड पे दावा, 1929-30 का आर्थिक संकट, 1931 का चीन जापान युद्ध। अब ये देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जैसे ही क्वेश्चन जब सामने दिखा, पूछा हुआ प्रश्न है, तो लोगों का माइंड बाउंस कर गया कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये प्रश्न एनसीईआरटी के बुक में, जो न्यू वाली एनसीईआरटी के बुक है, उसमें बॉक्स में ये दिया हुआ है, और जब एग्जामिनर प्रश्न को सेट कर रहा होगा, वो बुक्स को उठाया होगा, बॉक्स पे उसकी नजर गई होगी और उसने सीधा से वहां से उठा करके दे दिया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो ऑथेंटिक बुक है, पहले उसको एक बार देखिए, उसको पढ़िए। अब मैं जो बताता हूँ या जो मैंने जो स्टडी मटेरियल बना के रखे हुए हैं, वो एनसीईआरटी बुक्स से बनाए हुए हैं, ताकि जैसे उसको फ्रेम करता हो उस पैटर्न पे जब वो आए तो आपको सीधा सा वो आपको दिख जाए, आपको बाउंसर ना लगे। और ये प्रश्न सब छोड़ देंगे, अगर किसी ने तुक्का लगाया, लग गया तो ठीक है, और आप इसको 100% करेक्ट करके आएंगे और आप लीड कर जाएंगे, और यही आपका सिलेक्शन होना है। जहां लीड करना है आपका सिलेक्शन होना है। मैं मानता हूं कि बिहार का जो बीपीएससी जो आयोग है, वो लाख भ्रष्ट है। 2200 सीट निकाली है उसने दारोगा के लिए, आप मान लीजिए कि 1100 उसने बेच दिए, 1100 पे सिलेक्शन होंगे। आप हमारी बातों को मान लें, 1100 सीट पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। हार्ड वर्क, एक जुनून होना चाहिए, जुनून, दिमाग में जुनून भरना पड़ेगा कि हमें इस बार ही सिलेक्ट होना है, बेरोजगार नहीं होना है। भाई प्राइवेट वालों ने कितनों की निकाल दी नौकरी से। गवर्नमेंट में थोड़ी एक सिक्योरिटी है, जॉब सेफ्टी है, इसलिए सब जाना चाहते हैं। आप जाइए, आप मेहनत कीजिए, आप लक्की हैं कि आपको बार बार वैकेंसी मिल रही है। मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। मैं आपको कुछ बुक्स दिखाता हूँ कि मैं प्रश्नों को कहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, या जो मैं तैयार करता हूँ कहाँ से। ये देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक्स है। होता क्या है, ये देखिए, ऐसे हाईलाइटेड किया हुआ रहता है, और जो क्वेश्चन सेटर है, क्वेश्चन सेटर बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये मानता हूं कि क्वेश्चन सेट करने के ट्रेंड से वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे हैं। वो क्वेश्चन को लीक नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं और आयोग को दे देते हैं। ये जैसे इस तरह के हाईलाइटेड हैं, ऑथेंटिक बुक को उठाते हैं और वहां से वो क्वेश्चन दे देते हैं। बाद में ये जो खेल होता है, वो खराब खेल होता है, लेकिन उस खराब खेल में भी हम जीतेंगे और जीत सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। इसका आंसर जो है ड्रेस रिहर्सल के रूप में, वो स्पेन का गृह युद्ध हुआ था, 1936 से 39 के बीच में चला था।
उसी घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा माना जाता है? टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश? थोड़ा सा सोचिए, इसका जवाब दे दीजिए। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। फलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है? टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश? ABCD में से कुछ आप ऑप्शन लिख सकते हैं। हाँ जी, अवनीश कुमार सही बता रहे आप, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये जो भूमध्य सागर के क्षेत्र में जितने भी जितने भी क्षेत्र हैं, वो सारे जो आपके हैं फलों, साइट्रस फ्रूट के लिए फेमस है। साइट्रस फ्रूट जो होता है, जिनके स्वाद में थोड़ा खट्टापन हो, जैसे अंगूर हो गया, प्लम हो गया, नारंगी हो गए, इस तरह के। यहाँ पे मैं एक स्क्रीन शेयर करके कुछ बताना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। चलिए, एक प्रश्न है आपका। बैलाडीला लॉयस्क जो खनन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? बैलाडीला, बैलाडीला, बाबा बुदन की पहाड़ियां, बैलाडीला छत्तीसगढ़। हाँ जी, सही है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। और बाबा बुदन की पहाड़ियां?
चलिए एक चीज मैं करवा देता हूं, एक लिस्ट बनाइए, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो मैं समझता हूं कि जब हम लोग जुड़े हैं तो उसको करवा देते हैं। टेबल फॉर्म बनाइए, उसमें उसका हेडिंग दीजिए ब्रिटिश शासन काल के प्रमुख कानून। ब्रिटिश शासन काल के प्रमुख कानून। उसमें पहला टेबल में नाम दीजिए कानून, उसके बाद वर्ष, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑब्लिक वायसराय, उसके बाद प्रमुख प्रावधान, कौन से काम उसने किए। पहला लिखिए नवजात कन्याओं की हत्या रोकने संबंधी कानून। नवजात कन्याओं की हत्या रोकने संबंधी कानून 1795। वर्ष 1795 में गवर्नर जनरल जॉन शोर। प्रमुख प्रावधान में लिखिए नवजात कन्याओं की हत्या को साधारण हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया। दूसरा कानून लिखिए बाल हत्या निरोधक कानून। बाल हत्या निरोधक कानून वर्ष 1802 में गवर्नर जनरल वायसराय में लिखिए लॉर्ड वेलेजली। प्रमुख प्रावधान में लिखिए बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक। नवजात शिशुओं के फेंकने पर रोक। सती प्रथा निषेध कानून तीसरा। सती प्रथा निषेध कानून। यहां से एक प्रश्न आएगा आपका, टोटल 12-13 लिखवाऊंगा, उसमें से एक आ जाएगा। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में विलियम बैटिंग, गवर्नर जनरल और वायसराय विलियम बैटिंग। प्रमुख प्रावधान में लिखिए सती प्रथा पर कानूनी रोक। नंबर 4 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता। नेक्स्ट लिखिए 5 नंबर सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति स मम संयुक्त हर्षई। आयु अधिनियम 1891 में लेंसडाउन, गवर्नर जनरल लेंसडाउन 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक। 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक। 6 नंबर लिखिए साइमन कमीशन। वर्ष 1927 गवर्नर जनरल वायसराय में लिखिए लॉर्ड इरविन। प्रमुख प्रावधान था आपका संविधान निर्माण की योजना। संविधान निर्माण की योजना। नंबर 7 शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1930 में लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। प्रमुख प्रावधान में लिखिए बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष
एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष, बॉयज के लिए 18 और गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स। 8 नंबर लिखिए, हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में लॉर्ड ऑकलैंड हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार 9 नंबर लिखिए, अगस्त घोषणा 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो प्रादेशिक स्वशासन। 10 नंबर लिखिए, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में लॉर्ड लिथगो प्रमुख प्रावधान था आपका संविधान सभा की योजना। 11 नंबर लिखिए, बैवल प्रस्ताव बैवल 1945 में लॉर्ड बैवल प्रमुख प्रावधान में लिखिए, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना। 12 नंबर में लिखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में लॉर्ड बैवेल संघ का निर्माण और प्रांतों की स्वायत्तता। और लास्ट है आपका 13 यानी 13 नंबर, माउंट बेटन योजना 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल और प्रमुख प्रावधान भारत का विभाजन। ये 13 जो एक्ट लिखवाए हैं इसमें से एक आ जाएगा आपका, तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अब हम लिखने वाले हैं प्रमुख कृषि आंदोलन, कृषक आंदोलन, प्रमुख किसान आंदोलन जिसे बोलते हैं, प्रमुख किसान आंदोलन। यहां भी आप टेबल बनाइए। चार टेबल, पहले में लिखिए आंदोलन, दूसरे में वर्ष, तीसरे में क्षेत्र यानी जगह कहां पे हुआ था, और लास्ट में लिखिए कारण एवं प्रभाव। पहला आंदोलन लिखिए मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 1836 से 54 तक। क्षेत्र में लिखिए मालाबार, ब्रैकेट में केरल भी लिख सकते हैं। मालाबार जो है जियोग्राफिकल एरिया को डिनोट करता है और केरल जो है पॉलिटिकल। मैप के बारे में मैंने बताया था, वीडियो को आप किसी ने कंप्लीट नहीं देखा, उसमें से प्रश्न आएंगे, बाद में मैं दिखाऊंगा कि ये बताया था, किसी ने देखा नहीं और ये प्रश्न इसमें से आए हैं। आज जब पूछा कि माउंट एवरेस्ट पे कहाँ से चढ़ा जाता है, किसी ने जवाब नहीं दिया, नामची बाजार से चढ़ा जाता है। वो 47 मिनट का वीडियो किसी ने नहीं देखा। क्षेत्र मालाबार, कारण एवं प्रभाव में लिखिए ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध किसानों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह। आंदोलन दूसरा लिखे नील आंदोलन 1859 से 60 में
नादिया पश्चिम बंगाल में, नादिया जगह डिस्ट्रिक्ट है फिलहाल, वो क्षेत्र की जगह पे लिखिए नादिया पश्चिम बंगाल। कारण एवं प्रभाव में लिखिए यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध। इसके समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। नंबर 3, दक्कन उपद्रव 1875 में। एक चीज ध्यान रखिए, कारण और प्रभाव तो मैं लिखा रहा हूं, उसमें से उसको थोड़ा सा आप कम वेटेज दे सकते हैं, लेकिन आंदोलन वर्ष और क्षेत्र को पूरा आपको याद रखना होगा, फिर यहां से एक क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। दक्कन उपद्रव 1875 में पूना एवं कारदेश गांव, पूना एवं कारदेश गांव। कारण एवं प्रभाव क्षेत्र में लिखिए गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। नंबर 4, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, इसके प्रमुख नेता कौन थे बताइए आप। प्रमुख नेता बताइए टाइप करके रामोसी विद्रोह का। वर्ष 1877 से 87, क्षेत्र में लिखिए महाराष्ट्र। अकाल, कारण एवं प्रभाव क्षेत्र में लिखिए अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की से आराम सिंह। नहीं जी, गलत है ये। रामोसी विद्रोह के लीडर जो है, और कोई ट्राई करेगा? से आराम सिंह। आरती चौहान पूछ रही है एसआई मेंस का एग्जाम। भाई लॉकडाउन के बाद ही होगा जी, ये लॉकडाउन ने सब ये किया हुआ है। सेवाराम सिंह आंसर नहीं है। रामोसी विद्रोह का नेता वासुदेव बलवंत फड़के हैं। वासुदेव बलवंत फड़के। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सितंबर लास्ट वीक तक इंतजार कीजिए, एसआई मेंस का डेट आ जाएगा। सितंबर लास्ट तक इंतजार कीजिए, लास्ट वीक। रामोसी विद्रोह लिख लिया आपने। नेता है वासुदेव बलवंत फड़के। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह 1873 से 76, 1873 से 76। पावना जिला अभी वो बांग्लादेश में है। कारण एवं प्रभाव में लिखिए जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध, बाह्य भूमि अधिग्रहण का विरोध। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई थी कि 1835 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित किया गया था। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित किया गया था 1835 में। ये बंगाल टेनेसी एक्ट का डेट याद रखना आपको, 1835।
नेक्स्ट लिखिए, ये तो सबको पता होगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार। प्रमुख नेता राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी। कारण एवं प्रभाव क्षेत्र, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित तीन कठिया पद्धति का विरोध। तीन कठिया पद्धति सबको पता है, 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं, जिसमें से कंपलसरी उनको 3 कट्ठे पे नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। और नील की खेती करने की सबसे वर्स्ट आउटपुट ये था कि वो खेत जो है बंजर हो जाती थी और किसान इस तरह से परेशान होते थे, उनकी उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती थी। यही विद्रोह का मेन कारण था। नेक्स्ट लिखिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, गुजरात में है खेड़ा। फसल कारण एवं प्रभाव में लिखिए, फसल बर्बाद होने पर भू राजस्व में कमी की गई। वारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत में, लगान की दरें घटाकर 6.03% कर दी गई। और लास्ट लिख लीजिए, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में, बंगाल में। कारण एवं प्रभाव में लिखिए, साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध। साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध। ये 2 छोटे छोटे चैप्टर कराए, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। बाकी लोग सो रहे हैं, संडे है ना आज। बाद में जागेंगे, तब तक हम लोग संडे का फायदा उठा लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करा देता हूं। देखिए, नदी तंत्र से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है। जिसमें से जो मेजर रिवर्स हैं इंडिया के, वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेजर। और ज्यादातर जो है इन्हीं 2 नदियों से प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी जो साउथ के जो रिवर्स हैं उनसे भी पूछे गए हैं, गोदावरी, कृष्णा डैम वगैरह। लेकिन फिलहाल अभी हम गंगा और ब्रह्मपुत्र पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको नए देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात कि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है आपका गंगोत्री, जिसे गौमुख भी कहते हैं। प्रारंभ में इसी नदी का जो नाम था वो भागीरथ रखा गया था। प्रारंभ में इसी नदी का नाम भागीरथ रखा गया था। देवप्रयाग एक जगह है, देवप्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा नदी के मिलने के बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ता है।
अर्थात भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। जगह का नाम याद रखना है देवप्रयाग। भागीरथ प्लस अलकनंदा उसको बोलते हैं गंगा। गंगा नदी को संस्कृत में जानवी नदी भी बोला गया है। गंगा नदी को संस्कृत में जानवी नदी बोला गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में ये गंगोत्री से निकलती है और वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जहाँ पे गिरती है वो उस जगह को बोलते हैं हिम गंगा, जो सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए जहाँ पे पूरे अवक्षेप को डिपॉजिट कर देती है, जिससे सुंदरबन का डेल्टा बनता है। वो एक पूरा एक पहले तो कीचड़ जैसा एरिया है, उसमें मैंग्रोव बनते हैं, फिर वो उस डेल्टा पूरा वन क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण उस जगह को, उस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अब एक होता क्या है कि हर चीजों का अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नाम रख दिया जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, गंगा नदी को पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और फरक्का जो है, फरक्का एक जगह है, वहीं पे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आपने फरक्का एक्सप्रेस आपने सुना होगा। बहुत सारे जो हमारे यहाँ जो ट्रेन्स चलती हैं, ट्रेन रेलगाड़ियां, उनके जो नाम हैं वो इंडियन रिवर्स के नाम पे रखे गए हैं। ब्रह्मपुत्र मेल, फरक्का एक्सप्रेस, आप नोटिस करके देख सकते हैं। तो वो क्या है, उनकी जो ट्रैवलिंग है, टू एंड फ्रो जर्नी जो है, वो आप देखें कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ जाती है। तो वो दोनों को जोड़ने वाले पॉइंट के हिसाब से उनका नामकरण किया गया है। ब्रह्मपुत्र मेल जाहिर सी है कि वो ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में ही चलती है, वहां तक जाती है। ठीक है। दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र। गंगा तो हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर झील, जो तिब्बत के पठारी प्रदेशों में स्थित है। अब आपसे पूछा गया था कि सांगपो किस नदी को कहते हैं, तो इस नदी को सांगपो ही कहते हैं। नामचा बरुआ पर्वत के निकट यह मुड़ता हुआ इंडिया में प्रवेश करता है। नामचा अरुणाचल प्रदेश का, ऊपर से आप जब मैप देखेंगे इंडिया को तो नामचा बरुआ आपको दिखेगा प्राकृतिक मैप में, वहां से वो भारत में प्रवेश करती है। और वही स्थान नामचा बरुआ पे दिहांग और दिवांग नामक दो और जो जलधाराएं हैं वो आकर के इसमें मिलती है, और इसकी जलधारा विशाल हो जाती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी गोलपारा नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गोलपारा जगह का नाम याद रखिएगा। गंगा जो था वो फरक्का और ब्रह्मपुत्र जो है गोलपारा। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था? गंगा देवप्रयाग से। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ
मानसरोवर झील तिब्बत से, जहां उसको क्या बोल रहे हैं, सांगपो नदी। आगे बढ़ रहा है तो दिहांग और दिवांग आकर के इसमें मिल रहे हैं, और नामचा बरुआ पर्वत से पास इंडिया में प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर गोलपारा नामक स्थान पे वो बांग्लादेश में गिरती है, और फिर वो बांग्लादेश में इसे दूसरे नाम से जानते हैं। वहां पे उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना कहते हैं। सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। वहां पे दोनों आकर के ऐसे मिल जाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया है, वो है आपका नर नारायण सेतु, जो है आसाम में। ब्रह्मपुत्र नदी में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। मांजुली नदी द्वीप, एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, उसमें पूरा ऐसे रेड कलर से ऐसे उसको बोल्ड करके लिखा हुआ है। अगर एग्जामिनर जाएगा उस पर नजर उस पर जा सकती है उसकी। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजली नदी द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी में ही असम में स्थित है। इस तरह से हम क्या याद रखेंगे, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो मेघना कहलाती है बांग्लादेश में। अब आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तीन नदी को देखेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्म। हमने मेनली देखा गंगा और ब्रह्मपुत्र को, सिंधु को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि सिंधु का ज्यादातर भाग पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। तो सिंधु से जो क्वेश्चन बनता है वो सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, कि 20% उसका जल इंडिया यूज करेगा और 80% वो पाकिस्तान करेगा। तो वो ज्यादातर उससे पूछा नहीं गया है, और एनसीईआरटी बुक में उस पर ज्यादा डिस्कशन भी नहीं है। तो हम वैसे मैं तीन चीजों को बता देता हूँ क्योंकि मैं लंबाई के आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो सिंधु की जो लंबाई है वो 1880 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, और गंगा की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। तो तीनों में सबसे लंबी हो गई ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो हो जाएगा गंगा। भारत की मीन्स भारत में प्रवाहित, उसकी लेंथ, कि भारत में कितनी दूर तक प्रवाहित हो रही है। तो गंगा जो है टोटल प्रवाह जो है वो 2510, कहाँ तक, सुंदरवन की डेल्टा तक। वो थोड़े थोड़े दूर तक आगे वो बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन वो खाड़ी में गिरने के बाद। तो जब पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबी भारत की, तब गंगा। अभी इसमें एक गंगा से रिलेटेड, एक गंगा सबसे पवित्र नदी है, ये सब तो कॉमन चीज है। एक साइंटिफिक है कि गंगा का जो जल होता है, गंगा जल, उसमें कीड़े नहीं लगते, वो पानी खराब नहीं होता। तो उसका रीजन ये है कि उसमें एक बैक्टीरियोफॉज नामक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफॉज, नाम याद रखिएगा, बैक्टीरियोफॉज। बैक्टीरियोफॉज नामक जो वायरस है वो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफॉज इज अ वायरस, नाम है उसका बैक्टीरियोफॉज। फॉज मीन्स वोरस होता है, बैक्टीरिया को खाने वाला। ये क्या करता है कि जल में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको वो खा जाता है, जिसकी वजह से वो पानी हमेशा शुद्ध बना होता है। और सिर्फ यह गंगा जल में ही होता है। ये नेचुरली है, नेचर का सब करिश्मा है। और कुछ आप
क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछे। बहुत चीज है जो बताना चाहता हूँ, और लोग जुड़े नहीं हैं, अभी सोए हैं शायद। कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं, सीधा सीधा चैनल पे आना है। अकबर, क्या आप ज्वाइन कर पाए हैं? आप मैसेज दे दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पे आप बोल रहे हैं सर लिंक भेज दीजिए। अकबर, आप क्या ज्वाइन कर पाए हैं? अकबर अली का एक प्रश्न था, उन्होंने पूछा था कि प्रैक्टिस सेट में कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अकबर ने उस सेट में बोला ये गलत है। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान देने वाली बात होती है। सुप्रीम कोर्ट में जिसे उच्चतम न्यायालय, कभी कभी उच्च न्यायालय उस पर जल्दबाजी में पढ़ देते, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य जस्टिस होते हैं। तो उसमें प्रोविजन लिखा हुआ है कि उनके शपथ ग्रहण में अनुसूची 3, आप याद रखेंगे, राजकुमार साहब की फिल्म है तीसरी कसम। पुरानी फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है राजकुमार साहब की तीसरी कसम। उसी तरह से याद रखेंगे, तीसरी अनुसूची में कसम यानी शपथ की चर्चा की गई है। जितने भी बड़े बड़े जो पद हैं उनके शपथ के बारे में चर्चा की गई है। तीसरी कसम, तो तीसरी अनुसूची तीसरी में ये प्रोविजन है, शपथ ग्रहण के बारे में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कर सकता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब मुख्य न्यायाधीश का शपथ होता है तो राष्ट्रपति कराते हैं, और जब उनके सबऑर्डिनेट जस्टिस का जो शपथ ग्रहण होता है तो वो फिर राष्ट्रपति जनरली नियुक्त कर देते हैं उनके चीफ जस्टिस को, या जो उनके हायर जस्टिस होते हैं उनको। तो ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि आपसे चीफ जस्टिस पूछा गया है, चीफ जस्टिस पूछ रहा है तो क्लियर कट होगा आपका राष्ट्रपति। अगर आगे चीफ नहीं होगा उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, वो तो करेक्ट है, वो ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो आंसर गलत है। वो जो दिया गया आंसर था, सही आंसर है डोडा बेटा, वो आप मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहाँ तक रहने देते हैं। मुझे लगता है संडे में और लोग सो रहे। बाद में ज्वाइन करते, मैं सोच रहा हूँ कि पूरी तरह से टेक्निकली इक्विप्ड होकर के आपके साथ ज्वाइन हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। सेशन को इन करता हूँ। हैव ए नाइस डे।